Hi friends, we have studied the electrostatics in previous lecture. That electrostatics which we have studied, all the topics came from the syllabus of 11th, right? So in this electrostatics, we just have to finish the syllabus of 12th. So the points which should be very important as far as the 12th point of view is concerned, that we have to see into this article, into this chapter. जो इससे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने देखा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये दोनों मिलाकर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होता है 11th और 12th का मिलाकर, ठीक है। तो ध्यान से इस चैप्टर को भी देखिएगा, जितने भी फॉर्मूलेज और जितने भी आर्टिकल्स इस चैप्टर में कवर किए गए तो वो इम्पोर्टेंट है। और नॉर्मली क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो उस आर्टिकल पर देखोगे हार्डली 4 to 5 आर्टिकल्स आर देयर जो ये चैप्टर में पूछे जाते हैं, लेकिन वो हरदम पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट द रिपीटेड क्वेश्चंस आर देयर, हमेशा रिपीट होने वाले क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल्स कौन से होंगे मैं जब आर्टिकल शुरू होंगे तब भी आपको बताऊंगा। सो बेसिकली नाउ गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दिस इज़ द स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने देखा है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑलवेज लीडिंग बाय द पॉजिटिव चार्ज। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज को दिखाना पड़ता है, ठीक है। मतलब नेगेटिव चार्ज उसकी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाता, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना पड़ता है या जाना पड़ता है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने के लिए जो जो पाथ्स फॉलो करता है, जो जो पाथ से होकर वो जाता है, ऑल दोज पाथ्स आर कॉल्ड एज द लाइन्स ऑफ फोर्सेस। उन पाथ्स को लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, दैट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। द लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर द पाथ अलॉन्ग विच द पॉजिटिव चार्जेस मूव्स टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से होकर नेगेटिव की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, अगर इनको एक ट्यूब में इनक्लोज्ड किया जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज द ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस। उसे ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। इफ़ लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर enclosed into the tube like structure, then it is called as the tubes of force. So lines of forces when enclosed into a tube like structure called as the tubes of forces. The tubes of forces from any medium, any surface other than air and vacuum, ठीक है। एयर और वैक्यूम छोड़कर अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेस कौन से भी सरफेस से अगर ओरिजिनेट होती है तो उन्हें कहा जाता है ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन। दोज आर कॉल्ड एज द ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन। ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन यूनिट एरिया से अगर निकलती है तो उन्हें कहा जाता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, और ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन अगर टोटल एरिया से ओरिजिनेट होती है तो उन्हें कहा जाता है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। और ये जो 4-5 कंसेप्ट है जो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, फिर ट्यूब्स ऑफ फोर्स, फिर ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन, फिर नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन एंड टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, तो ये 5 कंसेप्ट इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हर एक आर्टिकल में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन या NEI जैसे कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो आप लोगों को रिलेट करेंगे इस नेक्स्ट आने वाले कुछ आर्टिकल्स में, तो ये याद रखिएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या? द पाथ अलॉन्ग विच द फ्री पॉजिटिव चार्जेस मूव्स टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने वाले जो जो पाथ होते हैं उन्हें लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो समझिए कि n नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपके पास है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने के लिए n नंबर्स ऑफ पाथ फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो इन सभी पाथ को अगर एनक्लोज्ड कर दिया जाए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जो स्कैटर्ड है उनको अगर कोएगुलेट करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पैक कर दिया जाए तो उनको कहा जाता है ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस। ये ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस किसी भी मीडियम से अगर ओरिजिनेट होते हैं एयर और वैक्यूम छोड़कर तो उन्हें कहा जाता है ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन,
ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन अगर यूनिट एरिया से ओरिजिनेट होता है तो वो होते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, और ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन अगर टोटल एरिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो NEI का फॉर्मूला है एप्सिलॉन EDS cos थीटा, TNEI का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एप्सिलॉन EDS cos थीटा। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले सिमिलर है। एक में सिर्फ इंटीग्रेशन लिया जाता है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये डेफिनेशन का नाम काफ़ी बड़ा है, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, लेकिन कंसेप्ट बहुत छोटा है। TNEI मतलब क्या? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस और टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन फ्रॉम एनी एरिया। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वाज अबाउट द TNEI। तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि TNEI या नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो बेसिकली इसका यूज़ कैसा करना चाहिए उसके लिए गॉस थ्योरम यहाँ पर दिया हुआ है आपको, गॉस थ्योरम। सो गॉस इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। उसने एक कैलकुलेशन दिया, एक अजम्पशन दिया, एक पैरामीटर्स कैलकुलेट करके दिया कि अगर आप लोगों को कोई भी सरफेस दिया है और उसके ऊपर चार्जेस डिपॉजिट किए हैं तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन या टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन उस सरफेस के लिए कितना होना चाहिए। सो दैट कैलकुलेशन वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट गॉस। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या है इसका, ये आप लोग ये ध्यान में रखिए कि कोई भी आर्टिकल क्यों यूज़ किया जाता है सिलेबस में। गॉस थ्योरम का यूज़ क्या है? टू फाइंड आउट द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन फॉर एनी सरफेस। किसी भी सरफेस के लिए TNEI कितना होना चाहिए इसका पता गॉस थ्योरम से चलता है। और फिर गॉस थ्योरम ने क्या दिया है, स्टेटमेंट क्या है उसका? तो वन ऑफ द वेरी सिंपल स्टेटमेंट कि किसी भी सरफेस पर जितने भी चार्जेस आप लोगों ने डिपॉजिट किए हैं, ध्यान में रखिए, किसी भी सरफेस पर आप लोगों ने जितने भी चार्जेस डिपॉजिट किए हैं तो उन सभी चार्जेस का अगर आप लोग सम करेंगे तो उसे कहा जाता है गॉस थ्योरम, और उसे कहा जाता है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। सो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज द सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो किसी भी सरफेस पर जितने भी चार्जेस आप लोग डिपॉजिट करेंगे उन चार्जेस की सम अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को उस सरफेस का TNEI मिल जाता है, वॉट एवर इज़ द शेप ऑफ दैट सरफेस। ठीक है ना, उस मेटल का या सरफेस का शेप कोई भी रहने दीजिए, TNEI इज इक्वल टू समेशन Q। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन सिलेबस में क्या है? तो गॉस थ्योरम हम कब यूज़ करते हैं? तो बेसिकली एप्लीकेशन या गॉस थ्योरम का यूसेज जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए होता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ गॉस थ्योरम इज दैट इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर एनी मेटल। किसी भी मेटल के लिए, किसी भी सरफेस के मेटल के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए गॉस थ्योरम यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सिलेबस में यहाँ पर आप लोगों को 4 बेसिक ज्योमेट्रीज दी गई है। ऑल द 4 ज्योमेट्रीज आर इम्पॉर्टेंट। पहली ज्योमेट्री आपको दी है स्पीयर, तो टू फाइंड आउट द TNEI फॉर द स्पीयर। ठीक है, और स्पीयर के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना यूजिंग गॉस थ्योरम। तो अब डेरिवेशन देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, अपने को नीट और जेईई का लेक्चर के हिसाब से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को सिर्फ फार्मूला याद रखना है कि फॉर स्पीयर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इन सभी फार्मूलेज में आप लोगों को सिर्फ 2 पैरामीटर इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक फर्स्ट पैरामीटर इज़ नंबर ऑफ चार्जेस Q, हाउ मच चार्जेस वी हैव डिपॉजिटेड, दैट इज़ Q। और दूसरी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस R। ठीक है, सो यहाँ पर R इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। ठीक है, स्पीयर के सेंटर से ऐसा पॉइंट कि जहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द R। सो दिस इज अबाउट द स्पीयर। सिलेंडर के लिए सेम फार्मूला है, चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या है? E इज इक्वल टू 1/2πε0, 4 की जगह पर 2 आ जाता है, और Q/R, R² की जगह पर R। सो ये 2 चेंजेस आप लोग ध्यान में रखिएगा सिलेंडर के बारे में, 4 की जगह पर 2 और R² की जगह पर R, 2 कंसेप्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश इन बिटवीन दिस 2, स्पीयर और सिलेंडर में, स्पीयर में Q जो है, Q वो नंबर ऑफ चार्जेस है, सिलेंडर में Q जो है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है। ध्यान में रखिएगा,
स्पीयर में Q जो है वो चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, लेकिन सिलेंडर में Q जो है वो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस नहीं है, इट इज़ चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के लिए कितने चार्ज है, दैट इज़ द Q। ठीक है। और तीसरा और चौथा फार्मूला सिंपल है। थर्ड फार्मूला इज फॉर एनी शेप्ड बॉडीज, any shaped, the total normal electric induction for any shaped bodies is E is equal to sigma upon epsilon 0, okay, where sigma is called as the surface charge density। ये जो सिग्मा है इसे कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड लास्ट वन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर थिन प्लेट, थिन मेटल प्लेट। ठीक है, थिन मेटल प्लेट के लिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के। अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ 2 का है, वो भी डिनोमिनेटर में। फॉर एनी शेप्ड बॉडी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के, फॉर थिन प्लेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के। ये जो फैक्टर 2 का इंट्रोडक्शन होता है ये इसलिए होता है कि थिन मेटल प्लेट के दोनों ही साइड में वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दैट्स वाई द फैक्टर 2 इज इंट्रोड्यूस्ड ओवर देयर। सो these are the 4 important formulas, one is for the sphere, cylinder, any shaped bodies and thin metal plate। चारों आप लोग ध्यान में रखिएगा। गॉस थ्योरम में कॉन्सेप्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इसे सॉलिड एंगल कहते हैं और इसकी टोटल वैल्यू जो है वो 4 पाई होती है, 4 पाई। सो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 पाई, दैट इज़ द सॉलिड एंगल। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वाज ऑन द फर्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंट है, चारों फार्मूलेज लर्न करके रखिएगा। कुछ अगर दिक्कत हुई तो आस्क में ऑन व्हाट्सएप और मैसेज कर दीजिएगा मुझे, आप लोगों को आंसर दे दूंगा मैं। मूविंग टू द सेकेंड वन, नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में सिर्फ पहला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझिए, बिकॉज दूसरा और पहला सेम है। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द चार्ज कंडक्टर। ठीक है, चार्ज कंडक्टर। अब हेडिंग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि सब आंसर आपको हेडिंग में मिल जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको क्वेश्चन पढ़कर ही समझ में आ जाएगा। मैकेनिकल फोर्स फाइंड आउट करना है किसके ऊपर, एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया, यूनिट एरिया के ऊपर। कौन सा यूनिट एरिया, यूनिट एरिया ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर। कोई कंडक्टर आपको दिया हो गया है, ठीक है, उस कंडक्टर का यूनिट एरिया देखना और उस यूनिट एरिया के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 के मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, F इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 के ई स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन के, ये इसके मीनिंग पहले गए हम लोगों का, एप्सिलॉन परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम लाइक दैट। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं। एक छोटा सा आर्टिकल है जो यूजलेस है लेकिन लिया है मैंने, इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्मली दिखेगा नहीं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द आर्टिकल विच केम्स फ्रॉम द केमिस्ट्री। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एक आर्टिकल है। फिजिक्स की लैंग्वेज में पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो इसका कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन मैंने दिया है, ये एज इट इज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ चेंजेस है नहीं, एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, 4 पॉइंट है, चारों के चारों एज इट इज़ पढ़ के रखिएगा। फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं। सो आई विल डायरेक्टली जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। कैपेसिटर, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर किसे कहते हैं, कैपेसिटर ये एनर्जी स्टोर करने वाला डिवाइस है, द डिवाइस विच स्टोर्स द एनर्जी। ठीक है, द डिवाइस विच स्टोर्स द एनर्जी इज़ द कैपेसिटर सिंपली। फिर आप लोग बोलेंगे कि सेल भी तो एनर्जी स्टोर करता है, फिर कैपेसिटर और सेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सेल और कैपेसिटर का जो वर्किंग है वो डिफरेंट है, सेल और कैपेसिटर का जो काम करने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। सेल में नॉर्मली चार्जेस स्टोर करने के बाद सेल का पोटेंशियल बढ़ जाता है, उसका वोल्टेज बढ़ जाता है, जो कैपेसिटर में नहीं होता है। कैपेसिटर में वोल्टेज बढ़ता है बट उस हिसाब से नहीं बढ़ता जितना सेल में बढ़ता है। मतलब क्या, तो मतलब सिंपल है कि दोनों ही डिवाइस आप लोगों को चार्जेस स्टोर करके देंगे, सेल भी और कैपेसिटर भी, लेकिन सेल में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जबकि कैपेसिटर में पोटेंशियल बहुत कम बढ़ेगा लेकिन बहुत कम बढ़ेगा। अब इन दोनों का मीनिंग क्या, तो सेल में या जिधर ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक है, तो उधर शॉक लगने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, जो कैपेसिटर में नहीं होता है। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स द चार्जेस विदाउट एप्रिसिएबल इंक्रीज इन द पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ता है लेकिन उस हिसाब से नहीं, उस तरीके से नहीं जितना सेल में बढ़ता है। सो कैपेसिटर इज द चार्ज स्टोरिंग डिवाइस।
तो कोई भी कैपेसिटर में आप लोग अगर Q चार्जेस ऐड करेंगे तो उसका V पोटेंशियल बढ़ जाता है, इसलिए मैंने लिखा है Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल निकाल कर वहाँ पर एक कांस्टेंट पुट कर दिया, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द C कैपेसिटेंस, और C की वैल्यू आती है Q अपॉन V। इसका ऐसा यूनिट होता है फैरेड। 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। सिंपल डेफिनेशन है। 1 farad, the capacitance is said to be 1 farad if the charges of 1 coulomb produces the potential of 1 volt between the two metal plates, so that is the capacitor। अब कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन मैंने दिया नहीं यहाँ पर, सिंपल है, आप लोगों को पता है। एनी कैपेसिटर कंसिस्टिंग 2 मेटल प्लेट, 2 मेटल प्लेट होती है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव या तो न्यूट्रल। दो प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, और इस को एक प्लास्टिक केस में, प्लास्टिक पाउच में पैक कर दिया जाता है। सो दैट इज़ द कैपेसिटर। सिंपली कैपेसिटर के कुछ टाइप्स है जो इम्पोर्टेंट नहीं है नीट जेईई सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है। उसके नीचे जो फार्मूला है वो इम्पोर्टेंट है। अब ये दोनों तीनों फार्मूलेज। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 K अपॉन D। ठीक है, A होता है मेटल प्लेट का एरिया, एप्सिलॉन 0 आप लोगों को पता है, K भी आप लोगों को पता है, D होता है उन दो मेटल प्लेट में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज अ D। सो फॉर एनी कैपेसिटर कैपेसिटी इज टू बी फाइंड आउट बाय A एप्सिलॉन 0 K डिवाइडेड बाय D। ठीक है, डायग्राम दी गई आपको, डायग्राम देख लीजिएगा। 2 मेटल प्लेट दी है, दोनों के बीच में D डिस्टेंस है, V वोल्टेज है, Q चार्जेस है, A एरिया है और C कैपेसिटेंस है। ठीक है, अगर ये जो 2 प्लेट के बीच में जो गैप है, अगर उस गैप में एयर होता है, एयर, ठीक है, देन यही फॉर्मूला लिखा जाता है CD कैपेसिटी विद डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू K इंटू कैपेसिटी विद एयर, सिंपली। ठीक है, तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर नॉर्मली। उसके बाद एनर्जी ऑफ कैपेसिटर फाइंड आउट करते हैं। एनर्जी के भी 3 फार्मूलेज हैं। E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, A इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C और A इज इक्वल टू हाफ QV। इस फार्मूला का बेसिक के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। Q इज इक्वल टू CV हम लोगों ने पहले डिराइव करके रख दिया है। ठीक है, तो ये इस स्लाइड पर ये 4 फार्मूलेज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कैपेसिटी और 3 एनर्जी के फार्मूलेज। ठीक है, उसके बाद सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का। तो ये क्यों यूज़ करते हैं वो पहले बता दूं मैं आपको कि कैपेसिटर्स जो होते हैं वो सपोज़ 10 या 20 या 5 या 10 कोई भी माइक्रोफैरेड के साइज़ के कैपेसिटर हैं। ठीक है, और सर्किट में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, 1000 माइक्रोफैरेड वी वांट, और अपने पास सिर्फ 10-10 या 100 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स है समझो। तो टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस वी हैव टू ऐड मोर एंड मोर कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर्स हम लोगों को और ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। और अगर सपोज वी आर हैविंग द कैपेसिटर्स ऑफ 100 माइक्रोफैरेड ईच, बहुत सारे कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरेड के, लेकिन सर्किट की रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 माइक्रोफैरेड की या 5 माइक्रोफैरेड की है, तो उस समय 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज़ करके काम होने वाला है नहीं। देन वी हैव टू यूज सच कॉम्बिनेशन वेयर द रिजल्टेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस रिड्यूसेस। ठीक है, तो ऐसे 2 कॉम्बिनेशन है जिनको यूज़ करके इफेक्टिव कैपेसिटेंस या तो बढ़ाया जाता है या तो कम किया जाता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में नॉर्मली इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है C इक्विवेलेंट मीन्स 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 डैश 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 1/CN। C मतलब कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल, और उन सब रेसिप्रोकल्स की सम करेंगे तो यू आर गेटिंग 1/CQ। वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका फार्मूला मिलता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करते करते CN। तो ये 2 फार्मूले हैं सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या देखा हम लोगों ने कि गॉस थ्योरम की 4 एप्लीकेशंस, वो 4 फार्मूलेज। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल फोर्स, उसके बाद एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली कैपेसिटर के फार्मूलेज, ठीक है, और उसके बाद लास्ट आर्टिकल है। ये आर्टिकल स्लाइड थोड़ी खींच गई है, तो ये आप लोगों के बोर्ड बुक में ये डायग्राम एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे। वैन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है, तो जनरेटर क्यों यूज़ करते हैं वो बेसिक्स आप लोग
पता रखिए। और इस डायग्राम में जो है कौन से पार्ट का काम क्या है वो ध्यान में रखिएगा, उस पर सवाल पूछते हैं, थ्योरी क्वेश्चन आता है नॉर्मली। तो कैपेसिटर वो जनरेटर जो है, दैट जनरेटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस द हाई पोटेंशियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट। ठीक है, कुछ मिलियन वोल्ट वोल्टेज बनाने के लिए जनरेटर यूज़ किया जाता है। ये जनरेटर वही जो आम लोगों आमतौर पर वी पीपल आर यूजिंग इनटू द मैरिजेस एंड सो ऑन फंक्शंस। ठीक है, वही जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो इमरजेंसी के टाइम में पेट्रोल या डीजल जलाकर पूरी कर देता है। सो दैट इज़ द जनरेटर। किसी भी जनरेटर में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर देखिए, सी मतलब आप लोग इसे कहिए कि कंक्रीट चैम्बर होता है, एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर के बीच में एक डोम होता है। डोम आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर भी, डोम सेमी सर्कल शेप। ठीक है, उस डोम के अंदर C1 और C2 ये जो है ये कोम्ब्स कहा जाता है, इन्हें कोम्ब। उसके बाद C2 जो है वो HVR को कनेक्ट किया हुआ है, सॉरी C1 जो है वो HVR को कनेक्ट किया हुआ है। HVR मतलब हाई वोल्टेज रिजर्वायर। ठीक है, HVR तो होता क्या है कि जब HVR ऑन होता है तो HVR से चार्जेस निकल कर आते हैं, जो कॉम C2 जो है वो बेल्ट पर स्प्रे कर देता है। ठीक है, वो कन्वेयर बेल्ट या वो डोम पर स्प्रे कर देता है। फिर जैसे जैसे वो बेल्ट घूमता है वैसे वैसे वो चार्जेस जो है वो ऊपर जाते हैं, और ऊपर गए तो वो कॉम्ब C2 कलेक्ट कर लेता है। मतलब देखिए, कॉम्ब C1 चार्जेस स्प्रे करता है, कॉम्ब C2 चार्जेस उठाता है और डोम पर रख देता है। डोम पर रखने के बाद डोम के ऊपर देखिए आप पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गए सब। ठीक है, तो वो डिस्चार्ज ट्यूब में से, जो D नाम से दिखाया गया, डिस्चार्ज ट्यूब में से टारगेट एरिया पर उसे बम्बार्ड किया जाता है। एक सिंपल फेनोमेना है, HVR से चार्जेस निकलते हैं। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट उन्हें डोम तक लेके जाता है और डोम पर पोटेंशियल बढ़ने के बाद वो डिस्चार्ज को दिए जाते हैं, मतलब जहाँ पर टारगेट एरिया है वहाँ पर दिए जाते हैं। एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है वैन डी ग्राफ जनरेटर का, और सिंपल आर्टिकल भी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में कम है, 11th में ज़्यादा है। 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी बड़ा है। 12th में आप लोगों को हार्डली 6-7-8 फार्मूलेज है। कौन से मैं रिपीट कर देता हूँ वंस अगेन। एक तो गॉस थ्योरम है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंडक्शन नॉर्मल वगैरह वो है। उसके बाद गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम के बाद कैपेसिटर है, कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटर की कैपेसिटी। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 7-8 फार्मूलेज है। उसके अलावा इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, करके रखिएगा। अगर कुछ दिक्कत है तो पूछिए मुझे, और शायद कल से क्वेश्चन पेपर अपलोड करना शुरू हो जाएगा फिर से। ठीक है, थैंक यू।